रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी ने खड़े किए सवाल तो भारत अपने हितों की रक्षा करने के प्रति दृढ़ संकल्पित। आज मॉस्को में भारतीय सेना के तीनों अंगों के दस्ते के साथ विजय परेड में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। कल उप प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बातचीत। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैयारियों और जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए 2 दिन के लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे लेह स्थित सैन्य अस्पताल में सैनिकों से की मुलाकात। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे की स्थिति पर हुई चर्चा। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की सकारात्मक बातचीत। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से हटने पर सहमत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला। कहा, एक वंश के कुकर्मों के कारण हमने खो दिया अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा। कहा, आज एकजुट देश सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। एक राजवंश के हित में नहीं है भारत का हित। भारत ने पाकिस्तान से एक हफ्ते में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने को कहा। भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या उसी हिसाब से करेगा कम। पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में जताई गई चिंता। दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक करीब 4000 मरीज आए सामने। असम सरकार ने गुवाहाटी के 11 वार्ड में लॉकडाउन का किया फैसला। भारत में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 56% से अधिक। इलाज के बाद 2,58,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 1.83 लाख। आईसीएमआर ने राज्य सरकारों, सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थानों और अस्पतालों को टेस्टिंग बढ़ाने की दी सलाह। दुनिया भर में 92.40 लाख से अधिक हुए कोरोना के मामले, 4.76 लाख से अधिक की मौत। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी चेतावनी दी है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी ने खड़े किए सवाल तो भारत अपने हितों की रक्षा करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की और कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे जल्द पूरे किए जाएंगे। दोस्ती का एक ये प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वक्त भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री आज मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी। राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर वहां गए हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों का 75 सदस्यों का दस्ता पहले ही मॉस्को पहुंच चुका है, जो विजय परेड में रूस और अन्य आमंत्रित देशों के सैनिकों के साथ हिस्सा लेगा। परेड में भाग लेने वाले दस्ते का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अधिकारी करेंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक हिस्सा लिया था। चीन की ओर से एलएसी पर की जा रही गतिविधियों से जो तनाव पैदा हुआ था, अब वो खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। दरअसल 22 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता सफल रही। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है।
भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने पर सहमति बन गई है। सोमवार को चोशुल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली। ये बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। इस बीच मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लेह पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने लेह में जनरल अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों से मुलाकात की और लद्दाख के सांसद जामयांग तसरिंग नामग्याल से भी मुलाकात की। अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान सेना प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थिति में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख ने देश के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जारी विवाद पर रूस का बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस को नहीं लगता कि भारत और चीन को सीमा विवाद सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत है। इसके साथ ही रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार की समस्या पर बात करते हैं और भारत से बेहतर स्थायी सदस्यता के लिए कोई अन्य नॉमिनी नहीं है। हम भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके एक वंशवादी परिवार और उसकी राजनीति को लेकर कई आरोप लगाए और उसकी विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को पूरा विपक्ष होने का भ्रम है। नड्डा ने कहा कि एक राजवंश और उनके निष्ठावान दरबारियों में विपक्ष के एक ही वंश के बारे में गलतफहमी है। एक राजवंश षड्यंत्रों और अपने दरबारियों की मदद से फेक नैरेटिव रखता है। इसी कड़ी में ताजा है विपक्ष की ओर से सरकार से सवाल पूछना। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में स्वस्थ विचार विमर्श हुआ, जिसमें कई विपक्षी नेताओं ने अपने इनपुट दिए। उन्होंने आगे का रास्ता तय करने में भी केंद्र का पूरा समर्थन किया। केवल एक परिवार अपवाद था, क्या कोई अनुमान लगा सकता है कौन? एक अगले ट्वीट में नड्डा ने कहा कि एक अस्वीकृत और पदच्युत राजवंश ही पूरा विपक्ष नहीं है। एक राजवंश का हित ही भारत का हित नहीं है। आज देश एकजुट है और हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। ये एकता और एकजुटता का समय है। आगे नड्डा ने लिखा कि एक वंश के कुकर्मों के कारण हमने अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा खो दिया। सियाचिन ग्लेशियर लगभग चला गया था और अब भी बहुत कुछ खो दिया और कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने उन्हें खारिज कर दिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी अध्यक्ष द्वारा कई ट्वीट किए गए हैं, पहले भी कई ट्वीट उन्होंने किए थे, लेकिन एक बार फिर से जोरदार तरीके से पलटवार किया है विपक्ष पर। कैसे देखते हैं इसे आप? ये बिल्कुल इसे एक बहुत करारा अब तक का हमला, राजनीतिक हमला कह सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बिना नाम लिए गांधी परिवार, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर यह कहा है कि दरअसल जो एक कोशिश ये हो रही है बताने की कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है, दरअसल वैसा नहीं है। सिर्फ एक परिवार सवाल पूछ रहा है और जिस परिवार को देश की जनता ने नकार दिया है। ये बहुत सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तमाम जो राजनीतिक दल थे, जो विपक्षी दल थे, उनकी तरफ से कई अहम महत्वपूर्ण सुझाव है। सरकार को जो आगे सरकार जिस रणनीति पर चढ़ने वाली है उसको लेकर एक पूरा समर्थन भी तमाम विपक्षी दलों की तरफ से आया। और जिस तरह से एक फेक नैरेटिव स्थापित करके ये बताने की कोशिश हो रही कि दरअसल विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। खुद ये परिवार देखे कि किस तरह से उसकी ऐतिहासिक गलतियों की वजह से हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चली गई। और ये परिवार जो जनता के द्वारा नकार दिया गया है, वो फेक नैरेटिव के जरिए दरअसल उनके जो दरबारी हैं वो इस तरह का एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत करारा
हमला बोला है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर और एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर बिना नाम लिए हुए। ये एक पलटवार कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी रिसर्च के राहुल गांधी सवाल पूछते रहे। और आज के ट्वीट में यहां तक कहा गया कि एक वंशज को अनगिनत तौर पर लॉन्च करने की बार बार कोशिश हो रही है और ये वो मौका नहीं है, ये मौका है देश को एकजुटता दिखाने का, सेना को समर्थन करने का, न कि एक तरह से फिर से लॉन्च करने का एक राहुल गांधी को, जो एक तरह से बिना नाम लेकर कहा गया। तो बहुत करारा हमला राहुल गांधी परिवार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए बोला है। जी शैलेंद्र, एक तरह से जेपी नड्डा ने जिस तरह से कांग्रेस और गांधी परिवार को ऐतिहासिक गलतियों का जिक्र किया है उन ट्वीट्स में, एक तरह से ये कहने की कोशिश है कि ये ऐसा समय है जब पूरा देश सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, इस समय कोई राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ा है, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस पर जो भी चीन विवाद को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर तमाम विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है सरकार को पूरे तौर पर। तो ऐसे में सिर्फ एक परिवार द्वारा, एक पार्टी द्वारा सवाल उठाना, और ऐसे वो भी तब जब उस परिवार की गलतियों की वजह से हजारों किलोमीटर जमीन गई है, हम जानते हैं, और उसको लेकर दरअसल एक सवाल भी उठाया जाता रहा है कि यही वजह है कि हिंदुस्तान की जनता ने उस परिवार को नकार दिया। और ऐसे में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, दरअसल लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है दोबारा अपने नेता को। ये एक गंभीर सवाल और आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ लगाया गया। हम जानते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता लगातार ट्वीट के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया से बातचीत के जरिए कह रहे हैं कि ये समय दरअसल एकजुटता दिखाने का है, एक साथ रहने का है और सेना को समर्थन का। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने को कहा है। भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या उसी हिसाब से कम करेगा। दरअसल भारत ने कल पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज अफेयर्स को बुलाकर पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जासूसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इससे पहले भारत में 31 मई 2020 को पाकिस्तान के 2 अधिकारियों को जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ा गया और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अधिकारियों का ये व्यवहार वियना संधि और दोनों देशों के बीच कूटनीतिज्ञ और काउंसलर अधिकारियों के व्यवहार को लेकर हुए 2 तरफा समझौते के खिलाफ है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान उच्चायोग को 7 दिन का समय दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सोपोर में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मॉड्यूल के पर्दाफाश के जरिए ग्रेनेड अटैक का मामला भी सुलझ गया है। जानकारी के आधार पर पोतका मुकाम चिंपोरा अथूरा में लश्कर के आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोपोर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जिन 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है उनमें इरफान अहमद मीर, इरफान अहमद खान, कैसर रहमान खान, सुहेल अहमद गनी शामिल हैं। इन सभी ने पूछताछ में लश्कर के आतंकियों फैज अहमद वार, उमर और उस्मान के निर्देशों के आधार पर पोतका पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड हमले की बात कबूल की है। ये सभी अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए आतंकियों के संपर्क में भी पाए गए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 के अब तक 2,58,684 मरीज संक्रमण से पूरी तरह मुक्त होकर घर जा चुके हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 56% से ज्यादा है। इसके अलावा अभी 1,83,022 मरीज संक्रमित हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 14,476 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार लगातार टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ा रही है। देश में टोटल लैब की संख्या 981 हो गई है, जिनमें सरकारी लैब की संख्या 722 और निजी लैब की 259 है। हर दिन सैंपल जांच करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार होने के साथ साथ संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है।
यहां कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 66,000 को पार कर गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक दिन में 68 मरीजों की मौत के साथ कुल मृतकों की संख्या 2,301 पहुंच गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए असम सरकार ने गुवाहाटी में कल रात से 11 वार्डों में लॉकडाउन का फैसला किया है। यहां वार्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 और 16 लॉकडाउन के दायरे में आएंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि स्क्रीनिंग सेंटर आज से शहर में परीक्षण शुरू करेंगे, जिसका मकसद गुवाहाटी शहर में कोरोना वायरस के संपर्क और प्रसारण को कम करना है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आईसीएमआर ने सभी संबंधित राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों और अस्पतालों को कोविड-19 की जांच को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने कहा है कि जांच बढ़ाने के लिए रियल टाइम RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और एंटीबॉडी टेस्टिंग जैसे विभिन्न परीक्षणों के संयोजन को लागू किया जा सकता है। आईसीएमआर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए जांच करना, संक्रमण का पता लगाना और उपचार ही एकमात्र उपाय हैं। इसलिए देश भर में संक्रमण के लक्षण वाले सभी लोगों को जांच की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का तंत्र भी मजबूत करना होगा। आईसीएमआर ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए इस समय देश भर में 1000 प्रयोगशालाएं चालू हालत में हैं। इनमें से 730 सरकारी और 270 निजी जांच केंद्र हैं। इन सभी लैब्स में अब तक 71 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में लॉकडाउन खुलने के बाद अब ओपीडी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। एम्स ने बताया कि 25 जून से कुछ शर्तों के साथ ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। मरीज एम्स अस्पताल में जाकर करा सकेंगे अपना इलाज। सभी विभागों में फिलहाल प्रतिदिन अधिकतम 15 पुराने मरीज देखे जाएंगे। अगर विभाग चाहे तो सीमित संख्या में नए मरीज भी देख सकता है। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या 92 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,76,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना महामारी से अमेरिका के कई प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,42,000 को पार कर चुकी है, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,21,000 से ज्यादा हो चुकी है। रूस में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। रूस में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 5,98,000 को पार कर चुकी है, जबकि इस महामारी से रूस में 8,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व भर में कोविड-19 से 2 लाख से ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या में इटली, स्पेन, पेरू, चिली, ईरान शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में 4 जुलाई से लॉकडाउन में बड़ी ढील देने की घोषणा की। पाबंदी में छूट के तहत नियमों का पालन करते हुए सिनेमा हॉल, संग्रहालय, बार, पब और रेस्टोरेंट को जनता के लिए फिर से खोलने की अनुमति होगी। ब्रिटेन में 23 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। 3 महीने बाद पाबंदी में ढील के तहत इन स्थानों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम 2 मीटर की बजाय 1 मीटर होगा। कुछ स्थानों पर अनिवार्यता नहीं रहेगी। नाइट क्लब, स्विमिंग पूल और स्पा बंद ही रहेंगे। ब्रिटेन में कोविड-19 से प्रभावित देशों में ब्रिटेन 5वें नंबर है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 43,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जोकोविच ने बेलग्रेड पहुंचने के बाद परिवार के साथ सोमवार को कोविड-19 टेस्ट करवाया था। जोकोविच के साथ साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। राहत की बात यह है कि उनके बच्चे इस महामारी का शिकार नहीं हुए हैं।
जोकोविच ने हाल ही में सर्बिया और क्रोएशिया में प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, जहां कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद एहतियातन उन्होंने अपनी जांच कराई थी। अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च तक भारत में होने वाले 2021 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहली बार प्रतियोगिता में शिरकत कर रही भारतीय टीम अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच 17, 20 और 23 फरवरी को गुवाहाटी में खेलेगी। इसका आयोजन नवंबर 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से आयोजन टाल दिया गया था। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई इन 5 शहरों को पहले ही टूर्नामेंट के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना जा चुका है। यहां कुल 32 मैच खेले जाने हैं, जिनमें 16 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल अहमदाबाद, नवी मुंबई, भुवनेश्वर और कोलकाता में 27 और 28 फरवरी को खेले जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 3 मार्च को नवी मुंबई और भुवनेश्वर में कराए जाएंगे। टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए होने वाले मुकाबले के साथ साथ फाइनल मुकाबला भी नवी मुंबई में खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट आगाज के मुकाबले गुवाहाटी और भुवनेश्वर में होंगे। भारत के लिए ये दूसरा मौका है जब प्रतिष्ठित फीफा टूर्नामेंट का आयोजन यहां कराया जाएगा। इससे पहले 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया गया था। पतंजलि कंपनी की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। मनमोहक मिठास और लजीज स्वाद के चलते फलों का राजा आम के जितने दीवाने भारतीय हैं, उतने ही शौकीन विदेशों में भी हैं। लेकिन कोरोना की महामारी के चलते रुके कृषि निर्यात को भारत सरकार के प्रयासों से फिर से गति मिली है और हाल ही में 19 मीट्रिक टन आम का निर्यात ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। पेश है ओपी यादव की खास रिपोर्ट। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच देशवासियों के दिलों में अपने स्वाद की मिठास से रिश्तों को जोड़ने वाला फलों का राजा आम खुश खबरी लेकर आया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के अनुसार बेंगलुरु से ऑस्ट्रेलिया के लिए आम की बैंगनपल्ली, हिमपसंदा और नीलम किस्मों की 19 मीट्रिक टन की खेप निर्यात के लिए भेजी जा चुकी है, जो किसानों के लिए अच्छी खबर है। एपिडा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की है। 19 मीट्रिक टन की कंसाइनमेंट इनोवा फूड पार्क से बेंगलोर से फार्मर्स के द्वारा ली गई, अच्छे प्राइस में ली गई, अच्छी तरह पैक की गई और इरेडिएशन करके हमने ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करने में सफल हुए। भारत सरकार के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश में पैक आम की बनारसी और लंगड़ा किस्मों का निर्यात किया जा चुका है और जल्द ही एपिडा के सहयोग से चौसा और लंगड़ा किस्मों का दुबई में निर्यात किया जाना है। आम दुबई को हवाई जहाज़ों द्वारा भेजे जा चुके हैं, लेकिन इस साल ये प्रयत्न किया जा रहा है कि कम खर्चे पर किस तरह से समुद्री मार्ग से आमों को दुबई भेजा जा सके। आम के बम्पर उत्पादन के चलते भारत दुनिया के 50 देशों को तकरीबन 5,276.1 करोड़ टन आम का निर्यात करता है, जो देश के आम उत्पादक किसानों के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया होने के साथ साथ भारत सरकार के लिए विदेशी राजस्व अर्जित करने का भी बड़ा माध्यम है। कोरोना काल में देश के किसानों के लिए आई बड़ी खबर। फलों का राजा कहे जाने वाले आम के निर्यात की खेप पहुंची ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार की व्यापार और निर्यात हितैषी नीतियों के चलते देश के आम उत्पादक किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बेंगलुरु से आम की हिमपसंदा, नीलम और बैंगनपल्ली किस्म का 19 मीट्रिक टन जहां ऑस्ट्रेलिया को निर्यात हो चुका है, वहीं आने वाले दिनों में दुबई के लिए यूपी के मीठे और रसीले आम भी समुद्री मार्ग से भेजे जाने हैं। उम्मीद की जाती कि सरकार की इस पहल से एक और जहां देश को विदेशी राजस्व अर्जित होगा, वहीं दूसरी ओर
किसानों को उनके कृषि उत्पादों के वाजिब दाम भी मिलेंगे। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वाराणसी में साल 1802 से हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया। जगन्नाथ ट्रस्ट की ओर से ये फैसला लिया गया। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र ये मंदिर में विराज रहे हैं। इस समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, जो काशी में स्थित है, 80 घाट के पास, भगवान जगन्नाथ का मंदिर और ये पालकी, इस पालकी में ही भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा को यहाँ इस मंदिर से तीनों लोगों की मूर्तियों को रथ तक ले जाया जाता है रथ यात्रा शुरू करने के लिए। यह जगन्नाथ ट्रस्ट एक निजी ट्रस्ट है और इसके जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनका ये मानना है कि चूंकि पुरी और अहमदाबाद का जो ट्रस्ट है वो सरकार का ट्रस्ट है, वो लोग ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कोविड-19 के कारण जो सावधानियां बरती जा रही हैं उसके कारण काशी वासियों के लिए इस बार रथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की, प्रशासन की और प्रशासन की जो भी इस संक्रमण को लेकर के गाइडलाइन थी, उसके अनुपालन में उसका मान रखते हुए प्रदेश की जनता इस खतरे से बची रहे, ये सबका ध्यान रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हर ट्रस्टीगण ने ये निर्णय लिया कि इस बार रथ यात्रा स्थगित रखी जाएगी। काशी का रथ यात्रा मेला जो कि इस बार नहीं हो रहा है, और मैं आज डीडी न्यूज़ के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि रथ यात्रा मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध मेला है काशी का, इसको अपने चैनल के माध्यम से बारंबार दिखाएं, जिससे कि काशी की जनता तो भगवान का दर्शन कर सके, इसके अलावा विश्व में भी रहने वाले लोग दर्शन का लाभ पा सकें। जिला प्रशासन ने मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, पुलिस मुस्तैद है, तैनात है, और ऐसी ही व्यवस्था पूरे शहर में है। इसलिए रथ यात्रा का जो मेला है वो स्थगित है, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए और कोविड-19 से लड़ने के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।